एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन थिंकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और नेट का तो 100% चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन थिंकर के ये जो थिंकर हैं इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, वो चाहे राधा कमल मुखर्जी हो, चाहे घुरिये हो, चाहे एम एन श्रीनिवास हो। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में सारे वीडियोस मिलते हैं और कोशिश करते हैं हम जहाँ से भी हमें मटेरियल मिलता है और लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए और प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है। तो मूल्यों का समाजशास्त्र पर किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, दूसरे हैं राधा कमल मुखर्जी, तीसरे हैं डी.पी. मुखर्जी और चौथे हैं ए.के. शरण। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखा है और ये खास करके इसी के लिए जाने ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए, ये नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी। तो ये भी राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने लगभग 20 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बुक्स के नाम हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ राधा कमल मुखर्जी की बुक्स पे बना देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये नेट 2015 में पूछा गया है। नेट एग्जाम में राधा कमल मुखर्जी से 100% क्वेश्चन आता है, तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसको जरूर देखिए। तो अगला देखिए, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन में समेकित उपागम की वकालत की है। समेकित उपागम यानी जो एकीकृत उपागम की वकालत किसने की है? ये भी राधा कमल मुखर्जी ने ही किया है। इन्होंने एकीकृत उपागम का उपयोग, ये नेट जुलाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो PYQ क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में। अगला जो है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी राधा कमल मुखर्जी हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा इन्होंने दिया था। इनका कॉन्सेप्ट था ग्रामीण संप्रदायवाद पे। ये PGT 2009 में क्वेश्चन आया था। पांचवा देखिए, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक, तो ये राधा कमल मुखर्जी। यानी जहाँ पे मूल्यों शब्द दिखता है ज़्यादातर चांस होता है कि ये मतलब इन्हीं का हो। ये PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इनका सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है राधा कमल मुखर्जी का, R.K. मुखर्जी। देखिए, कहीं पे R.K. मुखर्जी लिखा रहेगा या रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी दोनों अलग अलग हैं। रामकृष्ण मुखर्जी जो है वो मार्क्सवादी विचारक हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, PGT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि PGT में मतलब इनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है। तो ये हैं R.K. मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने क्षेत्रीय आयामों पर भी विस्तृत रूप से लिखा है। ये क्वेश्चन UP PCS का है, पर बहुत ज़्यादा चाहे UP PCS के क्वेश्चन हो या फिर हमारे सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलता है तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आप उसे, अगर आपको नहीं पता तो आप उसे ज़रूर नोट करिए। 100% वो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 डाल देते हैं। लुई डूमा के अनुसार यह स्पष्ट है कि अछूत की अशुद्धता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिणाम, दूसरा है पदानुक्रम के कर्मकांडी समझ का एक परिणाम, तीसरा है ब्राह्मणों की पवित्रता से धारणात्मक रूप से अभिन्न असंख्य अभिव्यक्तियां। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी पदानुक्रम के कर्मकांडी समझ का एक परिणाम है अछूत की जो अशुद्धता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया है। तो ये भी किया है लुई डूमा ने। सुचिता और प्रदूषण, आप इसे वर्ड को ध्यान रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है किसने सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत दिया है? तो ड्यूमा ने दिया था। ये अभी पिछले पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था, सामाजिक केशाकर्षण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केशिकी की अवधारणा किसने उपयोग की? ये क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें जनसंख्या अध्ययन भी दिया था। तो जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केशिकी की अवधारणा किसने उपयोग की थी? तो ये भी ड्यूमा ने किया था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2014। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो है भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए ड्यूमा द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद। इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण का अपना अध्ययन किया था उसमें इन्होंने संरचनावाद पद्धति का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, होमो हायरार्किस पुस्तक किसकी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, लुई डोमो की। आरपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, यह किसकी अवधारणा है? तो ये डूमा का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये जो लाइन है, ये जो कथन है, ये इनका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। ये है क्वेश्चन नंबर 15, जाति की संरचना की व्याख्या में संस्त्रणात्मक पक्ष को किसने महत्व प्रदान किया? तो ड्यूमा ने किया था। इन्होंने जाति की संरचना बताई थी, उसमें इन्होंने मतलब एक संस्त्रणात्मक यानी हायरार्की से बताया था और उसे एक प्याज के छिलके के समान बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? यानी जो जाति प्रथा का इनका कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने बताया था कि जो जातियां होती हैं वो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर बटी होती हैं। तो ये ड्यूमा ने बताया था, शुद्ध तथा अशुद्ध। नेट दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर? देखिए वही सेम क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध, पवित्रता प्रदूषण, पवित्र अपवित्र, तो वही क्वेश्चन वही वर्ड इनके मतलब थोड़ा चेंज करके कितनी बार कितने तरीके के क्वेश्चन पूछता है। नेट 2012 का ये क्वेश्चन है, लुई डूमा का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसको देखते हैं। यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? ऑप्शन देखिए, एफ.जी. बेली, लुई डूमा, वाई सिंह, एम.एन. राय। तो इसका राइट आंसर भी होगा लुई डूमा। भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। नेट दिसंबर 2014 का ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तक किसने किया है? तो लुई डूमा ने किया है। सामाजिक कोशिका, केशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, तो ये अलग अलग वर्ड हैं इनके। नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाज के बारे में यह कथन किसका है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, लुई डूमा, मैकी मैरियट और पी. कोलेंडा। तो इसका राइट आंसर होगा एल डूमा यानी लुई डूमा। ये इनका कथन है, आप जरूर इसको नोट करिएगा। इनका कथन है कि राज्य व्यवस्था जो है वो एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है। नेट जुलाई 2016 का क्वेश्चन है ये। 20 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने जाति प्रथा का गुणारोपणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? तो ये लुई डूमा ने किया है, गुणारोपणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण जाति प्रथा का। नेट जेआरएफ 2017 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया है? वही हायरार्की जो श्रेणीकरण है या संश्रणात्मक है, ये भी ड्यूमा ने किया है।
तो ये ड्यूमा से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन थे। किस किस तरीके से क्वेश्चन चेंज करके, वर्ड को चेंज करके पूछता है आप देख सकते हैं। और आपको जो भी इनके कॉन्सेप्ट या कथन जो भी आपको नहीं पता है आप उसको ज़रूर नोट करिएगा। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं हम उसको देखते हैं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने वाले को बोरिंग लगने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। ये इनका मतलब है कि जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का यानी भारत में अध्ययन करना है, भारत को समझना है, तो उसे सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है भारत की परंपरा का, दूसरा है पारंपरिक धर्म ग्रंथ का, तीसरा है संस्कृति साहित्य का, चौथा है वैज्ञानिक विधि का और पाँचवा है तुलनात्मक विधि का। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति साहित्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए। इसका ऑप्शन है हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब, दूसरा है जातियों के बदलते स्वरूप, तीसरा है जातियों के आधुनिक स्वरूप, चौथा है वास्तविक जातियों और पांचवा है जातियों के स्थानीय स्वरूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जो वास्तविक जातियां हैं। घुरिये के अनुसार जाति संस्था की जो सामाजिक रूप से सही जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए जातियों की जो वास्तविक पहचान है उनको मतलब उनकी पहचान करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे जुबान पे रटा होना चाहिए, आई होप रटा भी होगा। तो ये भी जी.एस. घुरिये ने जाति के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहे नेट का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का हो, उसके लिए आप 100% लिख के ले लीजिए कि घुरिये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडियन थिंकर में। आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिए। इनसे संबंधित जो भी वीडियोस हैं चैनल पे आप उन्हें जा कर के देखिए, इनकी जितनी बुक्स हैं आप उन्हें याद कर लीजिए और इनके जो भी कथन हैं या जो भी इनके कीवर्ड्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। किसने भारत की अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदुओं के रूप में संबोधित किया है। तो जी.एस. घुरिये ने किया है। इन्होंने जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको पिछड़े हिंदू क्यों कहा है, मतलब इनका कहना है कि जो जनजातियां थी वो ज़्यादातर मतलब उनका हिंदूकरण हो गया, यानी वो हिंदू जातियों में हिंदू धर्म में वो विलीन हो गई हैं, लेकिन जो बच गए हैं उसको इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। उस भारतीय समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जिसने जाति तत्वों की भारत से बाहर व्याख्या की है। यानी इनका मानना है कि जो जाति है वो कहाँ से, वो भारत में नहीं था बल्कि भारत में बाहर से आया है। तो ये जी.एस. घुरिये का मानना है। क्वेश्चन नंबर 28। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम देखेंगे। जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने प्रस्तुत किया है। जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, एन.के. बोस, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर है जी.एस. घुरिये। इन्होंने जाति व्यवस्था का मतलब बहुत ही क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषताएं कौन सी हैं। नीचे दिए कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। इन्होंने जाति की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, और ये क्वेश्चन अभी पिछले बार भी आया था नेट के एग्ज़ाम में, और अब की बार भी आने का पूरा चांस है। तो आप लोग इसे क्रम से ज़रूर याद करिए। पहला है समाज का खंडित विभाजन, दूसरा है सिविल तथा धार्मिक अक्षमताएं, तीसरा है खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक तथा उसमें पदानुक्रम अधिक्रमता, चौथा है व्यवसाय तथा विवाह का विकल्प। इन्होंने जाति की विशेषताएं बताई थी तो वो इन्होंने 5 विशेषताएं बताई थी, 5 की 6 मुझे कंफर्म नहीं, 5 बताई थी शायद इन्होंने। तो इसमें से कौन सा जो है कौन कौन सी विशेषताएं इन्होंने बताई थी ये पूछा है।
तो सबसे पहला तो जो समाज का खंडित विभाजन, ये पहली लाइन ही है इनकी, इन्होंने समाज को खंडित विभाजन बताया है। और उसके बाद सिविल तथा धार्मिक क्षमताएं, इसको नहीं बताया है। खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक और उसमें पदानुक्रम अधिक्रमिकता, ये भी बताया इन्होंने। व्यवसाय तथा विवाह का विकल्प, तो विवाह ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है, बल्कि इन्होंने विवाह में बताया है कि विवाह में जो होता है वो निषेध होता है, यानी अंतर्विवाह ही करना होता है आपको, अंतर्विवाह करना होता है, अंतर्विवाह पर रोक होता है, अंतर्विवाह आप नहीं कर सकते, इंटरकास्ट मैरिज आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3, नेट दिसंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? इंडोलॉजी, तो ये GS घुरिये हैं, इन्होंने इनका जो मुख्य परिप्रेक्ष्य है वो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य ही है, इंडोलॉजी, ये इसी से संबंधित है। देखिए इसका कोर्ट में जवाब देना है, इनके अलावा भी और लोग हैं, तो देख लेते हैं। GS घुरिये, लुई डूमा, NK बोस, MN श्रीनिवास। तो किसने किसने जो है ये परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? तो इनके अलावा दूसरे जो हैं लुई डूमा, इन दोनों ने ही इंडोलॉजी परिप्रेक्ष्य या जो पर्सपेक्टिव है उसको अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है। GS घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं। हाँ, इन्होंने 6 लक्षण बताए हैं, मैंने 5 बोला था, उसके लिए सॉरी। 6 लक्षण इन्होंने बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा। समाज का खंडात्मक विभाजन ये है, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण, अपवित्रीकरण। तो इसमें से इन्होंने कौन सा नहीं बताया है? तो जो ये है अपवित्रीकरण, इसको इन्होंने नहीं बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, MN श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मोबाइल शेड्यूल कास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसी में इन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है MN श्रीनिवास की, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। अगला क्वेश्चन देखिए 34, MN श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न से किस पहलू पर जोर दिया है? सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्ष सहयोग और परस्पर आधुनिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता। RPSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। 35 क्वेश्चन नंबर, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति, अछूत जाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभुत्व जाति। तो इन्होंने मैसूर की ओकालिंगा जाति का इन्होंने अध्ययन किया था MN श्रीनिवास ने, और ये वहाँ की प्रभुत्व जाति थी, यानी प्रभु जाति थी। DSSB PGT 2014 का क्वेश्चन है ये। फिर 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। MN श्रीनिवास ने इनकी संकल्पना दी है, यानी इसमें से इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। इन्होंने पश्चिमीकरण के बारे में बताया है, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण भी। 36, 37, MN श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ड्स इन साउथ इंडिया। तो इसमें से इन्होंने सबसे पहले संस्कृतिकरण का अपना सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ड्स इन साउथ इंडिया। इसी में इन्होंने अपना संस्कृतिकरण का सिद्धांत सबसे पहली बार दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? तो MN श्रीनिवास ने किया है। इन्होंने दोनों दृष्टिकोण अपनाए थे, फील्ड व्यू और बुक व्यू दोनों।
PGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था MN श्रीनिवास द्वारा। तो जिसको इन्होंने संस्कृतिकरण कहा है उसको सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण कहा था, बाद में चेंज करके उसे इन्होंने संस्कृतिकरण कहा था। UP PGT 2005। क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले प्रभावी जाति यानी प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की गई थी MN श्रीनिवास द्वारा। इन्होंने जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभु जाति है, उसकी अवधारणा इन्होंने सबसे पहले दिया था। ये क्वेश्चन भी UP PGT 2005। आप देख सकते हैं कि 2005 में ही 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कितने सारे क्वेश्चन MN श्रीनिवास से पूछे गए हैं। तो 100% क्या 200% उम्मीद है कि आने वाले जो PGT अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें MN श्रीनिवास, GS गुरिये, SC दुबे, ये सब बिल्कुल मतलब इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं उनको हम देखेंगे और आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं फ्री में, वो भी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगी किसी भी टॉपिक पे। अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे हमें पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।